Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 18th of February 2021। तो 18 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिनको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है फॉर द एग्जाम ऑफ 2021, वो यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू। उसमें हमने इकोनॉमिक सर्वे और ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई है। इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है, वेरी थॉरली कंप्लीटेड। 10 से 11 लेक्चर में अभी उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट किया जा चुका है। सो दोज हु वांट टू जॉइन दे कैन जॉइन फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। इसके साथ ही सीसैट का कोर्स भी हमने स्टार्ट किया, तो दोज हु वांट टू जॉइन, जो वीक लगता है जिनको, तो वो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के सवालों के साथ शुरू करते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू महाराजा सुहेलदेव। महाराजा सुहेलदेव के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, सेड टू बी 11th सेंचुरी रूलर ऑफ श्रावस्ती लोकेटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश बहराइच डिस्ट्रिक्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ही ब्रेवली फॉट अगेंस्ट द महमूद गजनी ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ सोमनाथ। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन गुप्ता एम्पायर परम भट्टकारा वॉज। परम भट्टकारा कौन था? ऑप्शंस आर ए काउंसिल ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सी इंचार्ज ऑफ ग्रेनरीज, या डी टाइटल अडॉप्टेड बाय द गुप्ता किंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज, चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, अमंग देम वेलंग वगई वॉज अ लैंड फॉर। तो वेलन वगई जो था वो लैंड किस कैटेगरी में आता? तो ऑप्शंस आर गिवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, बी डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, सी बिलोंगिंग टू नॉन ब्राह्मणा पीजेंट प्रोप्राइटर, या डी लेफ्ट फॉर फेलो कल्टिवेशन। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आंसर करने की कोशिश करिएगा, एंड अगर नहीं भी कर पाते तो भी आप अटेम्प्ट करिए। नहीं बनता, एक बनता है तो एक अटेम्प्ट करिए, बट अटेम्प्ट करिए। दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जितना ज्यादा, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। ये कहा जाता है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, है ना? ये राजा लियोनाइडस ने बोला था 300 मूवी में, ठीक है ना? तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट फॉर यू ऑल। जितना आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कम गलती करोगे वहां पे, है ना? उतनी कम गलती करोगे। लेट्स स्टार्ट विद अ मैप टुडे। जो मैप आज मैंने लिया है वो लिया है आपका थाईलैंड का मैप। क्यों लिया है थाईलैंड का मैप? बिकॉज थाईलैंड हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स। जैसे कि आपके वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, एंटी रिजीम चेंज के लिए प्रोटेस्ट हुआ। आपके इलेक्शंस को वहाँ पे फेक बताया गया, बोला कि ये पूरा रिग्ड इलेक्शंस थे, ये सब था। तो ये काफी 3 फिंगर प्रोटेस्ट काफी फेमस हुआ है। 3 फिंगर प्रोटेस्ट जिसमें 3 फिंगर्स दिखाई जाती हैं, वो इसमें थाईलैंड और म्यांमार दोनों जगह हुआ है। तो 3 फिंगर प्रोटेस्ट ये भी याद रखना कि थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था एंड देन म्यांमार में वो फैला, है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैप दिख रहा है, जो बीच में मिट्टी के कलर का कंट्री दिख रहा है ना, वही थाईलैंड है। यहाँ पे जो यहाँ पे डार्क ये कौन सा कलर होता है? डार्क सॉइल कलर मैं इसको बोलता हूँ। तो दिस इज द सॉइल कलर, एंड सॉइल कलर में आपको थाईलैंड दिख रहा होगा, है ना? अब थाईलैंड को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो याद रखना है कि थाईलैंड को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा म्यांमार टच करता है। देन आपको यहाँ पे लाओस टच करता है ना? म्यांमार टच करता है, लाओस टच करता है, एंड देन आपका यहाँ पे कंबोडिया टच करता है, एंड लास्ट में आपका नीचे मलेशिया टच करता है। देखो यहाँ पे नीचे सबसे नीचे मलेशिया दिख रहा है ना, तो वो टच करता है। तो 4 कंट्रीज अपन ने देख ली, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया एंड आपका मलेशिया देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि थाईलैंड के अंदर है, जैसे कि आपको चियांग माई एक इंपॉर्टेंट है, लंपांग एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, दिख रहा है ना? चियांग माई एंड लंपांग, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपका यहाँ पे एक दो और इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे बैंकॉक इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है बैंकॉक इंपॉर्टेंट है। देन आपका नीचे एक फुकेट प्लेस आता है, फुकेट इंपॉर्टेंट है, सोंखला इंपॉर्टेंट है। देन थालेहबान नेशनल पार्क, थालेहबान नेशनल पार्क एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपका थाईलैंड में सिचुएटेड है। थाईलैंड के नीचे आपको वाटर बॉडी में देखो गल्फ ऑफ थाईलैंड दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ थाईलैंड दिख रहा है ना? गल्फ ऑफ थाईलैंड दिख रहा है। देन यहाँ पे आपका लाओस आता है, और उधर साइड आपका वियतनाम आता है, ठीक है ना? तो लाओस आता है, उधर वियतनाम आता है। वियतनाम के ईस्टर्न पार्ट में, थोड़ा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, वहाँ बंद हो गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और बता देता हूँ। बस लास्ट ही चीज बची थी कि ये जैसे वियतनाम है, वियतनाम के ईस्ट में एक वाटर बॉडी, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ टॉनकिन बोलते हैं, गल्फ ऑफ
टॉनकिन, गल्फ ऑफ टॉनकिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रख सकते हैं आप कि गल्फ ऑफ टॉनकिन है आपके वियतनाम के उधर साइड। वियतनाम टच नहीं करता है थाईलैंड को, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द थाईलैंड मैप जिसको आप याद रख सकते हैं। एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं, उसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल्स को नॉर्थ से साउथ अरेंज करके आप मुझे बताओ, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। द कंट्रीज बॉर्डरिंग थाईलैंड अरेंज देयर कैपिटल्स, मतलब along with Thailand arrange the capitals of these countries from north to south। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट से। पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की वो है रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चिंग पेयजल सर्वेक्षण। तो अब पेयजल सर्वेक्षण है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ये पेयजल सर्वेक्षण जो है ये किसके अंतर्गत लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री आपका जल जीवन मिशन अर्बन, यानी कि जल जीवन मिशन अर्बन पार्ट के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। अब जल जीवन मिशन जो अर्बन था वो खुद कब बताया गया उसके बारे में ये बजट जो 21-22 का बजट आया है ना, उसमें इसके बारे में बताया गया कि जल जीवन मिशन अर्बन भी लाया जाएगा। ये लाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत, और उसका एम क्या रहेगा? यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल द अर्बन हाउस होल्ड्स विथ फंक्शनल टैप्स, मतलब कि यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल द अर्बन हाउस होल्ड्स विथ फंक्शनल टैप्स। तो दिस इज द मिशन, याद रखिएगा, जल जीवन मिशन अर्बन के अंतर्गत ये चीज लाई जा रही है। एंड दिस वॉज लॉन्च्ड इन द बजट ऑफ 21-22। अब ये पेयजल सर्वेक्षण सुनने में वैसा नहीं लगता पितृदेव संरक्षणम, जैसे कि हैरी पॉटर में एक मंत्र था उनका, वैसे ही सुनने में वैसे लग रहा है, पितृदेव संरक्षण जैसा ही लग रहा है पेयजल सर्वेक्षण, है ना। तो इसको उससे कंफ्यूज मत कर लेना आप लोग। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम फ्रॉम द फ्रंट पेज ओनली। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है एसीसी रेडी मिक्स कंक्रीट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है लो कार्बन कंक्रीट को। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है थोड़ा। इसका जो नाम है वो इको पैक्ट रखा गया है। द नेम इज इको पैक्ट। क्या नाम रखा गया है? इको पैक्ट नाम रखा गया है। एसीसी रेडी मिक्स कंक्रीट इसने रिसेंटली लॉन्च किया है लो कार्बन रेंज कंक्रीट जिसका नाम है इको पैक्ट। इट्स अ ग्रीन कंक्रीट, एक्चुअली में इट्स अ ग्रीन कंक्रीट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर हाई परफॉर्मिंग सस्टेनेबल एंड सर्कुलर कंस्ट्रक्शन, यानी कि हाई परफॉर्मिंग सस्टेनेबल एंड सर्कुलर कंस्ट्रक्शन के लिए इको पैक्ट नाम का कंक्रीट बनाया है एसीसी रेडी मिक्स कंक्रीट ने। एंड दिस इज अ लो कार्बन कंक्रीट एंड जिसको ग्रीन कंक्रीट का नाम भी दिया जा रहा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट योर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन एट तपोवन स्लोज डाउन। तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जो रिसेंटली ग्लेशियल बस्ट हुआ है ना, ग्लेशियल बस्ट हुआ, उसमें हमने देखा था कि दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे जो कि हाइडल प्रोजेक्ट थे जो कि डिस्ट्रॉय हो गए, जिसमें से एक था तपोवन। अब तपोवन के बारे में क्या पूछ सकता है कि तपोवन कौन सी नदी पे था? जैसे तपोवन था आपका धौली गंगा पे, ठीक है ना। तपोवन वॉज इन धौली गंगा एंड ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। दूसरा जो प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ था ऋषि गंगा नदी का एक प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ था। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे प्रयाग जो है, 5 प्रयाग हैं अपने, हाँ ना। 4 की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, 4 की ट्रिक मैंने बनाई हुई थी। तो ये मैं बताता हूँ, डीएवी पाक के बाद मर गया, ठीक है। तो जैसे डीएवी जैसे इंस्टीट्यूशन जो थे, जो वो पाकिस्तान बना ना, उसके बाद वो खत्म हो गए थे, है ना। इसकी ये आप जब भी पढ़ेंगे डीएवी यानी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वाले, सॉरी दयानंद एंग्लो जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप इनको देखेंगे कि ये पाकिस्तान के बनने के बाद इनका रेलिवेंस खत्म होता है। तो इसलिए मैंने लिखा डीएवी पाक के बाद मर गया। तो अब इसका देखो क्या है कोड, जैसे डी से धौली गंगा, ए से अलकनंदा, ये है आपका विष्णु प्रयाग। देन पी से पिंडार, ए से अलकनंदा, ये आपका कर्ण प्रयाग। देन बी से भागीरथी, ए से अलकनंदा, आपका डी देव प्रयाग। और एम से मंदाकिनी, ए से अलकनंदा, ये आपका रुद्र प्रयाग। तो ये तो 4 प्रयाग के ट्रिक हो गए। एक और प्रयाग बचता है, वो कौन सा बचता है? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप मुझे बताइए एक और कौन सा प्रयाग बचा है जिसकी ट्रिक मैंने नहीं बताई है। 4 की ट्रिक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, तो आप इजिली बता सकते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे एडिटोरियल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है द पुअर स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट, द पुअर स्टेट ऑफ द इंडियन स्टेट। अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले 2 किताबों का वर्णन किया है। कौन सी 2 किताबों का वर्णन किया है? पहली किताब तो है द फर्स्ट बुक इज
लॉकिंग डाउन द पुअर, द पैंडेमिक एंड इंडियाज मोरल सेंटर बाय हर्ष मंडर। याद रखिएगा हर्ष मंदर की किताब है द लॉकिंग डाउन ऑफ द पुअर, लॉकिंग डाउन द पुअर, द पैंडेमिक एंड इंडियाज मोरल सेंटर। इट रिकॉर्ड्स द प्लाइट ऑफ मिलियंस हु लॉस्ट इनकम एंड शेल्टर एंड फूड एंड मेडिकल केयर टू। तो ये हर्ष मंदर की किताब है जिसके बारे में उन्होंने बताया, एंड ही हैज रिटन दैट एवरी सिस्टम इज परफेक्टली डिजाइन टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स इन इट इज प्रेजेंटली प्रोड्यूसिंग। हर सिस्टम उसी तरीके से डिजाइन हुआ है जिस तरीके के रिजल्ट वो प्रेजेंट में दे रहा है। दूसरी जो किताब के बारे में है वो है डिस्पाइट द स्टेट व्हाई इंडिया लेट्स इट्स पीपल डाउन एंड हाउ दे कोप बाय एम राजशेखर। तो एम राजशेखर की किताब है डिस्पाइट द स्टेट व्हाई इंडिया लेट्स इट्स पीपल डाउन एंड हाउ दे कोप बाय एम राजशेखर। अब इट इज ऑल्सो एन इंसाइसिव एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इंडियन स्टेट बिफोर द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के पहले का जो इंडियन स्टेट था उसके बारे में एनालिसिस है इस किताब में, ठीक है ना। अब ऑथर ने बताया कि देखो 2-3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं विच आर नीडेड फॉर द गुड स्टेट ऑफ द कंट्री। 2-3 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं? पहला है बिल्ट ऑन द सपोर्ट फ्रॉम द पीपल। सपोर्ट फ्रॉम द पीपल इज द फर्स्ट पिलर जिसमें कि आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाते हो। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड डिलीवर द पब्लिक सर्विसेज। आपको एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए होती है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एंड डिलीवर करती है पब्लिक सर्विसेज को। एंड देन थर्ड इज मैनेजेरियल एबिलिटी टू शेप एंड इंप्लीमेंट चेंज। मैनेजेरियल एबिलिटी टू शेप एंड इंप्लीमेंट द चेंज। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जिनपे कि एक नेशन स्टेट की फंक्शनिंग बेस होती है। अब ऑथर ने बताया कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इनमें से वो है जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी और इन सब पे डिपेंड करता है। जो पहला फीचर है जो सपोर्ट ऑफ द पीपल, वो तो इंडिया में ऑलरेडी देखो क्या रहता है, लीडरशिप के बेसिस पे ही पर्सनालिटी कल्ट इंडिया में ऑलरेडी है। यानी कि ऐसे लीडर्स जिनके पीछे लोग जनता भागती है, जिसको फिर हम बाद में अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना। हम खुद उनको नाम देने रखते हैं कि कुछ लोग किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। तो वही है कि कैरिज्मेटिक लीडर्स के पीछे पीछे लोग जो करते हैं वो एक सपोर्ट ऑफ द पीपल होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट, दूसरा और तीसरा जो फैक्टर है वो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इंडिया की ब्यूरोक्रेसी जो है इसके बारे में ऑथर ने सबसे पहले बोला कि हमने जो आयरन फ्रेम अपना इनहेरिट किया इट इज फ्रॉम द सिविल सर्विसेज फ्रॉम ब्रिटेन। सिविल सर्विस हमने ब्रिटेन से ली थी एंड इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंप्लायंस विद द रूल्स। इसको डिजाइन इसीलिए किया गया था ताकि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को बरकरार रखा जाए, लोग ज्यादा सवाल ना पूछने पाए, है ना, और इसको कंप्लायंट ब्यूरोक्रेसी के रूप में बनाया गया था। इट वाज फॉर्म्ड एज अ कंप्लायंट ब्यूरोक्रेसी, है ना, एंड ये था बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है यानी कि जो तीसरा पिलर हमने बात की है मैनेजरियल एबिलिटी एंड चेंजेस के लिए इसको नहीं बनाया गया था। इट इज नॉट इक्विप्ड फॉर द चेंजेस। आज भी वही हो रहा है कहीं ना कहीं कि इट इज स्टिल नॉट इक्विप्ड फुल्ली फॉर द चेंजेस। आपको बहुत अच्छा एक टर्म मैं बता देता हूँ, जो लोग पवैड के आंसर लिखेंगे या जो सोशियोलॉजी के आंसर लिखेंगे उनके लिए बहुत अच्छा टर्म है। एक टर्म आता है बेयरफुट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, शायद आपने पढ़ा हो शायद नहीं पढ़ा हो। बेयरफुट ब्यूरोक्रेसी, दिस इज अ टर्म एंड बेयरफुट ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट यही है। बेयरफुट ब्यूरोक्रेसी यही बोलते हैं कि आपको जो वो पहले साहब वाला एटीट्यूड है ना वो चेंज करना पड़ेगा। जो साहब वाला एटीट्यूड था पहले कि नहीं साहब से नहीं मिल सकते, साहब बहुत दूर हैं, वो है डिस्टेंस ब्यूरोक्रेसी वाला कंसेप्ट जो है वो अब खत्म हो चुका है। अब आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा बेयरफुट, नंगे पांव। जैसे लोग नंगे पांव है ना वैसे आपको भी नंगे पांव जाना पड़ेगा। तो बेयरफुट ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट आ गया। लेकिन वही वाली बात है कि चेंज जो है हर व्यक्ति रेजिस्ट करता है, एवरी पर्सन रेजिस्ट द चेंज, और उस चेंज को रेजिस्ट करने में ही आपका ये सारी चीजें जो है वो दिक्कत आ रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी वो चेंजेस नहीं ला पा रही है ना। So that is the necessary for evolution of good state। तो वही लिखा है कि simultaneous management of both change and stability is the necessary thing। तो यहां पे बोला गया कि एक तो आपको चेंज भी जरूरी है, आपको चेंज तो लाना ही लाना है, प्लस आपको स्टेबिलिटी भी लानी है। मतलब कि चेंज के साथ साथ आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, जो कि दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी कि ब्यूरोक्रेसी के फंक्शन है। एडीएम यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी के फंक्शन है। पहला तो आपको मैनेजमेंट करना है चेंज का, दूसरा आपको उस चेंज के साथ साथ स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है। तभी आपका जो बेसिकली कंट्री जो सोसाइटी होगा यानी कि जो स्टेट होगा वो एक अच्छी कंडीशन पे रहेगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप
होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे अगर मूव करें, देखते हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट ऑथर ने बोली है। वेयर द फोकस शुड बी, कहां पे फोकस होना चाहिए। अब जैसे ऑथर ने यहां पे कहा है कि देखो देखो जो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस होते हैं, सीईओज होते हैं और जो लीडर्स होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, आपके दे आर नॉट स्टेट डिजाइन फॉर द सिटीजंस। प्राइवेट कॉर्पोरेशन आर नॉट स्टेट्स डिजाइंड फॉर द सिटीजंस, वो सिटीजंस के लिए डिजाइन नहीं रहते हैं, ठीक है ना। सीईओज आर नॉट इलेक्टेड बाय द एम्प्लॉइज, उनको एम्प्लॉय तो नहीं इलेक्ट करते, सीईओज को इलेक्ट नहीं करते हैं। एंड दे हैव द अथॉरिटी टू हायर एंड फायर द वर्कर्स, उनके पास अथॉरिटी की वर्कर्स को हायर एंड फायर कर दें। लेकिन क्या लीडर्स, अगर यहाँ पे इंडिया में जो स्टेट लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि जो भी इलेक्टेड हैं, क्या आपकी वो सिटीजनरी को इतने ज्यादा, मतलब कि आपको ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है आज से आप यू विल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको ट्रिम किया जा रहा है बिकॉज पॉपुलेशन इंडिया की ज्यादा हो गई है, तो थोड़ा आपको हटाने का काम करना है। ऐसा नहीं कर सकता ना हम तो, मतलब कि कहना चाहिए कि स्टेट तो जो रेफ्यूजीज हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरी कंट्रीज से हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने सिटीजन को छोड़ ही दो। तो एक डिफरेंस होता है लीडर और जो इस तरह के इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, और दूसरा जो आपके सीईओ और प्राइवेट होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस होता है। तो उनको काम, जैसे कि प्राइवेट का काम है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लीडर्स का काम है कि हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसके लिए हमें वर्क प्रोवाइड करना, हमें अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देना, हमारे हेल्थ एजुकेशन के बारे में ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट फोकस ये भी रखना चाहिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर, ऐसा नहीं, देखो प्राइवेट का फोकस क्या रहता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस सर्विस को लें। मतलब कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कोई अच्छा फोन, कोई अच्छा डिवाइस, कोई अच्छा एयरपॉड, जो भी आप करते हो, जैसे आईपॉड हो गया है आपका, एयरपॉड हो गया, आपके आईपैड हो गए, कुछ भी चीजें हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप लो। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कभी ये चीज होती तो ये नहीं बोलती कि अगर आप अफोर्ड कर सकते, बल्कि वो पहले उन्हीं लोग को ये सारी चीजें देती जो लोग इसको नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये दोनों में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि एक तो जो प्राइवेट है, जो इस तरह के सीईओ और वो है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो अफोर्ड कर सकते उनको पहले देखो। गवर्नमेंट उल्टा चलता है, वो कहता है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको पहले देखो, है ना। तो ये डिफरेंस होता है, इसी पे फोकस होना चाहिए। यही ऑथर ने भी बोला है कि भाई जो लोग हेल्थ एजुकेशन नहीं ले सकते आप उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करो, दिस शुड बी द फर्स्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है ना। आगे देखें, जीडीपी अलोन कैन नॉट बी द स्कोर कार्ड। तो यहां पे ऑथर ने वही बताया कि जीडीपी देख करके, यानी कि जीडीपी अगर आप देखो और उससे फिर आप डिसाइड करने लगो कि लोगों का डेवलपमेंट कितना हो गया, तो जीडीपी अलोन कैन नॉट बी द स्कोर कार्ड। और जैसा सर्वे ने भी एक इस बार बोली थी गलत चीज, मैंने पढ़ाई भी है शायद एक रिवीजन सीरीज में, कि सर्वे ये बोलता है कि जो जीडीपी की ग्रोथ पे आप फोकस करो, आप पाई के साइज को बढ़ाने की फोकस करो, तो ऑटोमेटिकली लोग ग्रो करने लगेंगे। तो क्या वो चीज इतनी आसान है? जैसे कि ट्रिकल डाउन जो लेकर के अप्रोच आप चल रहे हो, जैसे ट्रिकल डाउन अप्रोच आप लेकर के चल रहे हो एक तरीके से कि यार ठीक है ग्रोथ करो, वो ऑलरेडी ट्रिकल डाउन हो जाएगी और नीचे के नीचे सारे जो लोग हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो क्या ये केस रियलिटी में है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अभी भी मतलब कि कहना चाहिए कि जो क्लियर नहीं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होगा उन लोगों का। तो दैट इज द थिंग विच वाज देयर इन दिस आर्टिकल एज वेल। ऑथर ने ये भी बताया कि इसके बारे में हमको देखना है कि जीडीपी को ना देखें, रादर आप सोशल उसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करें, है ना। पॉलिटिकल लीडर्स का काम यह है कि वो यूनाइट करके रखें लोगों को ऑन द वॉट एवर बी देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, कैडर ऑफ गुड पब्लिक मैनेजर्स, जो भी चीजें हैं। लेकिन आपको अच्छे पब्लिक मैनेजर्स बनाने चाहिए, उनका कैडर बनाना चाहिए, लोगों तक, सिटीजन्स तक सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, है ना। एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाइए ताकि लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब, ये सारी चीजें, है ना। और वेल्थ क्रिएशन जो हो केवल टॉप लेवल पे ना हो, ऐसा ना हो कि जीडीपी जो है सिर्फ टॉप लेवल पे बनती जा रही है, लोअर लेवल कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कोशिश करिए कि अगर वेल्थ क्रिएशन है तो वो टॉप लेवल, और टॉप लेवल से लेकर के बॉटम लेवल तक सबके पास हो वेल्थ क्रिएशन, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स इन दिस आर्टिकल जो कि बताई गई हैं। अगला आर्टिकल है हिटिंग द राइट नोट्स विद द हेल्थ बजट। यहाँ पे बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये हेल्थ बजट की तारीफ करने के लिए आया था, और इसमें एक दो जो ड्रॉबैक्स है वो बताएगा। तो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहली बात, इट इज इंपॉर्टेंट टू व्यू द बजट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेजेस। तो वही ऑथर ने सबसे पहले बोला कि ये जो हेल्थ बजट था इस बार का, तो वो अगर आप देखो तो आत्मनिर्भर भारत के जो पैकेजेस थे उनके रेलिवेंट, मतलब उनके साथ मिल करके इसको लाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम
स्कीम, जो कि आपके डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंक्लूड की गई है, प्लस मेडिकल डिवाइसेस। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तो आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सिर्फ फार्मा सेक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर भी है, ये भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ना, बहुत सारी चीजें जो कि इसके अंतर्गत आती हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत। तो फार्मास्यूटिकल इज वन ऑफ देम, फार्मास्यूटिकल उनमें से एक है। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से क्या किया जा रहा है बेसिकली कि एक तो इसकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, प्लस इसका जो शेयर होगा एक्सपोर्ट्स में वो भी बढ़ेगा, है ना, द एक्सपोर्ट शेयर ऑल्सो विल इंक्रीज। देन दूसरा जो ऑथर ने बोला कि अच्छी चीज है, मिशन कोविड सुरक्षा, इसको लॉन्च किया गया, मिशन कोविड सुरक्षा को लॉन्च किया गया टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट्स। तो वही है, मिशन कोविड सुरक्षा लॉन्च किया गया, बजट में अनाउंसमेंट किया गया इसका, फॉर द डेवलपमेंट प्रमोट द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट्स, ठीक है ना। देन एटलीस्ट 92 कंट्रीज हैव अप्रोच्ड इंडिया फॉर अ कोविड-19 वैक्सीन। इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन के लिए कम से कम 92 कंट्रीज ने अप्रोच किया है। तो इसका मतलब है कि इंडिया जो है एक तरीके से वैक्सीन हब की तरह उभर करके सामने है। सो दैट इज अ गुड थिंग दैट इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ वैक्सीन हब फॉर द वर्ल्ड, ठीक है ना। एंड फर्दर टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर द पुअर एंड वल्नरेबल ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ऑल्सो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत क्या है, फ्री फूड ग्रेन्स टू 800 मिलियन बेनिफिशियरीज। जो पीडीएस और इन सबके बेनिफिशियरीज हैं उनमें से लगभग 800 मिलियन बेनिफिशियरीज को आपका ये मतलब कोविड-19 की क्राइसिस के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत फ्री फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे। देन इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है दैट हैज आल्सो बीन इनेबल्ड इन 32 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज कवरिंग 690 मिलियन बेनिफिशियरीज। तो वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे आप गुजरात के व्यक्ति हो, आप सपोज करो कि महाराष्ट्र में काम कर रहे हो, अब आपको वहां पे राशन लेना है, तो ऐसा नहीं कि आपको राशन लेने के लिए गुजरात में आना पड़ेगा। अब आप चाहो तो अपने राशन कार्ड के थ्रू महाराष्ट्र से भी राशन ले सकते हो, चाहे आप कहीं के व्यक्ति हो, है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको जो सोर्स स्टेट है आपका वहां पे आकर के लेना पड़ता था। सो अब वो चीज हट गई वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने बोला द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 इट हाईलाइट्स द क्लोज लिंक्स बिटवीन हेल्थ वाटर एंड सैनिटेशन। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, वो क्लोज लिंक बताता है बिटवीन हेल्थ वाटर एंड सैनिटेशन। और अगर आप इस साल का सर्वे देखो तो उसने भी जो बेयर नेसेसिटीज है उसमें वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, इन सब के जिक्र किए हैं। मतलब बेयर नेसेसिटीज वाला एक चैप्टर ही है वॉल्यूम 1 में, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम 1 का आई थिंक लास्ट चैप्टर है बेयर नेसेसिटीज का, उसमें बिल्कुल यही चीज मेंशन्ड है कि वहां पे वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, हाउसिंग होनी चाहिए, ये बेयर नेसेसिटीज भी आता है, ठीक है ना। और इस बार का जो बजट था इसमें जो फंडिंग की गई है वो भी वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, क्लीन एयर, इन सबको ध्यान में रख करके की गई है। बजट में जो एलोकेशन हुआ है दैट इज फॉर वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड क्लीन एयर। मतलब कि जैसा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलता है, जैसा कि सर्वे बोलता है, उसी तरीके से बजट में भी इस बार एक कंबाइंड हेल्थ पैकेज हमको देखने को मिला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वाटर और सैनिटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया गया फॉर एडिक्वेट गुड क्वालिटी वाटर, है ना। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि वाटर के कारण बहुत सारी डिसीजेस होती है, कॉलेरा हो गया, डायरिया हो गया, ये सारी खराब पानी की वजह से होते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि जो जल जीवन मिशन अर्बन भी लाया गया दैट इज ऑल्सो एम्ड एट डिलीवरिंग गुड वाटर क्वालिटी, सबको मिले पानी और अच्छी क्वालिटी का पानी मिले, ठीक है ना। अगर सब ऑप्टिमल एक्सेस है क्लीन वाटर का, सैनिटेशन का, तो बहुत सारी डिसीजेस जैसे कि डायरिया, पोलियो, मलेरिया, ये सारी चीजें हो जाती है, बीमारी होती है, ठीक है ना। एंड दे आर ऑल्सो मतलब वाटर कंटेमिनेटेड विद हैवी मेटल्स सच एज आर्सेनिक इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट एलिमेंट्स एंड कैंसर। तो अगर आर्सेनिक से मिलके वाटर आ रहा है तब तो समझ लो आपको कैंसर का भी रिस्क है, हार्ट एलिमेंट्स का भी रिस्क है, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स विच आर गुड फ्रॉम द बजट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा एक पब्लिक हेल्थ रिलेटेड अनाउंसमेंट और किया गया बजट 2021 में कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सपैंड द कवरेज ऑफ न्यूमोकोकल वैक्सीन अक्रॉस द कंट्री। जो पीसीवी वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, उसका जो कवरेज है इस कंट्री में वो बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला है। न्यूमोकोकल निमोनिया जो है इट्स अ मेजर किलर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल से कम के बच्चों में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट किलर के रूप में आता है न्यूमोकोकल निमोनिया। इसलिए गवर्नमेंट का ये बोलना कि ठीक है वो वैक्सीन को और इन सबको ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड करेंगे, कवरेज को और बढ़ाएंगे, सो दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना को जो मतलब प्रायोरिटी दी गई है इन द एक्सपेंडिचर, मतलब कि उसको लिए एक्सपेंडिचर जो एलोकेशन किया गया है प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना, तो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप, है ना।
PMANSBY याद रखेगा। और इसमें मतलब कि काफी ज्यादा मतलब कि जो एलोकेशन किया गया है दैट इज गुड फॉर सीइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोरोना एंड ऑल। तो इस तरह के जो कोरोना कोविड आपने ये सब देखा है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हेल्थ में स्पेंडिंग करें, ठीक है ना। आपका जो ये है स्वस्थ भारत योजना, इट लेस इन्फेसिस ऑन हेल्थ सिस्टम बीइंग स्ट्रेंथेंड एट ऑल द लेवल्स। जो प्रधानमंत्री जो स्वस्थ भारत योजना है, इट लेस इन्फेसिस, ये किस पे इन्फेसिस डालता है, दैट हेल्थ सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथेंड एट ऑल द लेवल्स। हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है हर लेवल पे, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशिंग इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी। तो मतलब कि चाहे वो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज को बनाने की बात हो, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को बनाने की बात हो, हर लेवल पे कहना चाहिए स्वस्थ भारत योजना देखता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अगर आप इस तरह के बायोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स लेबोरेटरीज बनाओगे तो आपकी जो डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी है वो काफी इंक्रीज होगी। डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस बात है जब आपको पता रहेगा कि कौन सी बीमारी है तो ज्यादा बेटर तरीके से इलाज भी हो पाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे मेंशन की गई है कि अगर ये सारी इंप्रूव होती हैं चीजें तो काफी इंप्रूवमेंट आपको ओवरऑल हेल्थ सेक्टर में देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, मतलब जिसको काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी, अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे में पूरा एक चैप्टर है पीएमजेएवाई के ऊपर। तो उन्होंने ये कहा है कि पीएमजेएवाई के लिए जो एलोकेशन है वो थोड़ा कम किया गया है, स्टैग्नेंट किया गया, मतलब स्टैग्नेंट एलोकेशन है। स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट है पर एलोकेशन स्टैग्नेंट है ना। तो ये एक ऑथर ने जरूर बताया कि इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी। दूसरा जो लेस टॉक्ड अबाउट एस्पेक्ट है इस बार के बजट का वो ये है कि दैट नियरली 40% हाइक फॉर मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष के लिए 40% का हाइक किया गया है बजट में इस बार। तो एक इंपॉर्टेंट लेस टॉक्ड पॉइंट है लेकिन आपको जानना जरूरी है। अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आयुष की मिनिस्ट्री पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिकल है वो तो डेवलप होगा ही, प्लस ये प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है, ये आयुर्वेदा जो आता है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन में ज्यादा एक्ट करता है। मतलब कि वो एक तरीके से कहना चाहिए रिएक्टिव नहीं है, वो प्रोएक्टिव है ना। जो आपका मेडिकल सिस्टम है, इंडियन मेडिकल सिस्टम है, वो रिएक्टिव ना होकर के आपका प्रोएक्टिव है। पहले से उसको आप ले सकते हो, बिना साइड इफेक्ट के ले सकते हो और वो आपको बीमारी से बचाता रहेगा, ठीक है ना। बाद में जो एलोपैथी और ये सब होता है वो तो ठीक करने के लिए होता है कि ठीक है अगर आपको बुखार हो गई अब ले लो, बट अगर आप गिलोय खा रहे हो, ये सब खा रहे हो, तो वो पहले से आपको ठीक करता है। नाउ स्टेट्स मस्ट एक्ट टू। अब सर इस आर्टिकल में ये कहना है ऑथर का कि जो स्टेट्स हैं उनको भी एक्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर अनाउंस करता जा रहा है, सेंटर पैसा देता जाएगा, उनका ठीक है। अगर आप देखो तो हेल्थ सेक्टर में नेशनल हेल्थ अकाउंट बोलता है 2017 का, नेशनल हेल्थ अकाउंट 2017 बोलता है 66% ऑफ द स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर इन इंडिया इज डन बाय द स्टेट्स। 66% की जो स्पेंडिंग है हेल्थ सेक्टर में वो आपकी कौन करता है? स्टेट्स कर रहे हैं। तो इट इज इंपेरेटिव देयर कि स्टेट जो है वो भी एक्सपेंडिचर हेल्थ को बढ़ाए। एटलीस्ट 8% ऑफ देयर बजट, 8% उनके बजट का लगभग 2022 तक कम से कम हेल्थ के लिए जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने भी दिया है, 15th फाइनेंस कमीशन ने भी दिया है कि कम से कम 8% उनके बजट का इस पे जाना चाहिए, हेल्थ पे जाना चाहिए। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी इन दिस आर्टिकल एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल, है ना। मनी वर्सेस हैप्पीनेस। अब यहां पर बेसिकली लिखा गया है ये आर्टिकल मनी और हैप्पीनेस को लेकर के, मतलब कि अगर आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका ये सारी चीज, तो क्या वो सेल्फ वेलबींग जो है आपका स्टेट ऑफ वेलबींग उसको इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि सब्जेक्टिव वेलबींग देखो इंक्रीज तो होगी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर आपका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो आपका जो स्टेट ऑफ वेलबींग है वो इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है। लेकिन ये ट्रू है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम अभी $10,000 से कम है ना, उनके केस में ज्यादा ये वैलिड है। जिन कंट्रीज ऑलरेडी डेवलपमेंट के स्टेज पे है वहां पे फिर ये कम मैटर करने लगता है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अभी आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरी हो पा रही है अगर आपको पैसा दे दिया जाए तो आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी होने लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज्यादा स्टेट ऑफ वेलबींग में रहोगे। और वहीं पर अगर कोई ऑलरेडी डेवलप्ड है तो फिर उसको दूसरी चीजें चाहिए, मतलब उसको फिर इज्जत चाहिए, बोलते ना अपन को चाहिए फुल इज्जत। अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो पहले लिवर करते थे। तो अब वो वाली बात है कि वो
अभी हम लोग अगर स्टेट ऑफ लिवर में है तो हमको फिर वो अभी स्टेट ऑफ वेलबींग हमारा इंप्रूव होगा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑल। लेकिन अगर आप ऑलरेडी उस स्टेज में पहुंच गए हो, गुड्डू भैया वाली स्टेज में जो टॉप वाली स्टेज है, तो फिर आपको वहां पे फिर इज्जत चाहिए, है ना। आप बोलते हो हमको फुल इज्जत चाहिए, हमको रिस्पेक्ट चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो वाली बात हो जाती है। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। इंडिया टू गिफ्ट 2 लाख वैक्सीन डोजेस टू यूएन पीस कीपर्स। तो एक अच्छी चीज है, वैक्सीन नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए एस जयशंकर जी ने कॉल किया है। अब एस जयशंकर, आप सबको पता है इन्होंने, मतलब कि वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है ये तो पता है ना आपको। वैक्सीन नेशनलिज्म मतलब कि हम अपनी कंट्री को पहले देखेंगे, हम अपनी कंट्री में देखेंगे और बाकी के कंट्रीज को तो हम नहीं देखेंगे, भूल जाएंगे, उनको पैसे में देंगे। तो हमने एक अच्छी मुहिम चालू की है। इंडिया जो है वो वैक्सीन हब के रूप में सामने आया है और इंडिया ने दूसरी कंट्रीज को तो दिया ही है। ऊपर मैंने आर्टिकल में बताया कि 92 कंट्रीज थी जो कि इंडिया के पास आई थी वैक्सीन लेने। प्लस जैसे कि इस बार हमने 2 लाख डोज यूएन पीस कीपर्स को दे दिया, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को दे दिया, है ना। तो एस जयशंकर जी ने इसके बारे में बताया। दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो कोवैक्स है, कोवैक्स क्या है याद रखिएगा, इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव। कोवैक्स इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू डेवलप, टू परचेज एंड डिलीवर वैक्सीन वर्ल्ड वाइड। कोवैक्स क्या है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है टू डेवलप, परचेज एंड डिलीवर द वैक्सीन वर्ल्ड वाइड। तो उन्होंने बोला कि कोवैक्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो कोवैक्स अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो कोवैक्स क्या होता है, इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू डेवलप, परचेज एंड डिलीवर द वैक्सीन वर्ल्ड वाइड। इसको भी आप याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहां तो ऐसी कोई खास न्यूज नहीं दिख रही, यहां दिख रही है कैबिनेट नॉट चेंजेस फॉर द जुवेनाइल लॉ। तो जुवेनाइल लॉ में चेंजेस किए गए हैं कैबिनेट द्वारा। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, लेट मी टेल यू। तो सबसे पहली बात तो इट हैज अप्रूव्ड मेनी अमेंडमेंट्स टू द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। कौन से एक्ट में चेंज किया जा रहा है, कौन से एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। 2015 का जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इस एक्ट में चेंज क्या किया जा रहा है, नाउ द डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन एम्पावर्ड टू इशू एडॉप्शन ऑर्डर्स। एडॉप्शन ऑर्डर्स इशू करने के पावर जो है वो डीएम को दे दिए गए हैं। देन ही कैन ऑल्सो मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, लॉ के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर सकता है। देन द अमेंडमेंट्स आर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द चाइल्ड प्रोटेक्शन सेटअप टू इंश्योर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये क्यों किया जा रहा है, ताकि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर इसके अलावा और कुछ चेंजेस जैसे कि इंपावरिंग द डीएम एंड द एडिशनल डीएम to monitor the functioning of agencies responsible for the implementation of the JJ Act। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में जो जो एजेंसीज काम कर रही हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए बेसिकली डीएम और एडीएम को एम्पावर किया जा रहा है। देन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स विल फंक्शन अंडर द डीएम। जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये किसके अंतर्गत काम करेंगी, अब ये डीएम के अंतर्गत काम करेंगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, ठीक है ना। देन अगर कोई व्यक्ति शेल्टर होम खोल रहा है, जैसे कि बिहार में काफी केस देखा गया कि शेल्टर होम की जो लड़कियां थी, बच्चियां थी, उनके साथ काफी ज्यादा सेक्सुअल हैरासमेंट और ये सारी चीजें हमने देखा बिहार में, है ना। तो अगर अब कोई शेल्टर होम खोलना चाह रहा है फॉर द चिल्ड्रन एंड सेंड देयर प्रपोजल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जेजे एक्ट टू द स्टेट, अ डीएम विल हैव टू असेस देयर कैपेसिटी एंड कंडक्ट अ बैकग्राउंड चेक। तो ये डीएम को दिया गया है काम कि वो असेस करेगा कैपेसिटी उसकी शेल्टर होम की एंड कंडक्ट करेगा क्या, एक ग्राउंड चेक कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। एंड मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए। डीएम कैन ऑल्सो इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की भी इवेल्युएशन कर सकता है डीएम इंडिपेंडेंटली। स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स को एंड रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स को, इन सबको एसेस कर सकता है आपका कौन, डीएम कर सकता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। आईएसएल डिक्शनरी विद 10,000 टर्म्स रिलीज। अब यहाँ पे 3rd एडिशन आया है डिजिटल इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का याद रखिएगा, डिजिटल इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का लॉन्च किया गया है 3rd एडिशन, और 10,000 टर्म्स है इसमें 6 कैटेगरीज में, याद रखिएगा। इट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है, और ये डिक्शनरी बेसिकली प्रिपेयर की गई है बाय द इंडियन साइंस लैंग्वेज एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा। इंडियन साइंस लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, याद रखेगा। और इसमें 6 कैटेगरीज के टर्म्स जैसे कि डेली यूज के, एकेडमिक हो गया, लीगल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, मेडिकल
हो गया, टेक्निकल एंड एग्रीकल्चरल टर्म्स हो गए। तो इसके काफ़ी ज़्यादा टर्म्स इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के 3rd एडिशन में लाए गए हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट याद रखना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यूएस विल पे ओवर $200 मिलियन टू डब्ल्यूएचओ। अब यूएस ने कहा है कि $200 मिलियन को पे करेंगे टू द डब्ल्यूएचओ। और एक अच्छी न्यूज है, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कसम खा ली थी कि वो डब्ल्यूएचओ को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, और उसने बोला था कि हम बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। तो ये पॉलिसी में रिवर्सल किया गया है बाय द जो बाइडेन गवर्नमेंट, उन्होंने रिवर्स किया इस डिसीजन को। नाउ दे हैव नॉट विड्रॉन फ्रॉम द डब्ल्यूएचओ एंड वो पैसा देंगे। डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है फॉर द हेल्थ। इट वॉज फाउंडेड इन 1948, 1948 में ये बनी थी, है ना। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। नियरली 194 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ डब्ल्यूएचओ। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द मेंबर स्टेट्स, यूजुअली थ्रू द मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। ठीक है, और इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखेगा। FATF टू में इंक्लूड पाकिस्तान ओनली इन द ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान, इट विल रिमेन इन ग्रे लिस्ट अंटिल जून, याद रखेगा। और FATF के बारे में थोड़ा फैक्ट बता दूं कि FATF बना था 1989 में। 1989 में बना था ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 के इनिशिएटिव पे बना था, याद रखिएगा, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, जब ये बना था तो ये किसके लिए बना था? टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए बनाया था जब ये 1989 बना था। फिर दूसरी चीज, एक और चीज बता दूं आपको कि ये 2001 में इसके अंतर्गत एक और काम ऐड कर दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, वो था टू स्टॉप द टेरर फाइनेंसिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिएगा कि टेरर फाइनेंसिंग वाला जो काम है वो 2001 में इंक्लूड किया गया था। इनिशियली केवल ये मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए बना था, 1989 में बना था, G7 की इनिशिएटिव बना था। ब्लैक लिस्ट कर देता है, ग्रे लिस्ट पे रखता है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा हुआ है अभी। ठीक है, काफी समय से उन्होंने एक्चुअली 21 पॉइंट दिए थे कुछ, जिसमें कि उन्होंने कुछ ही पॉइंट किए थे, पूरे पॉइंट नहीं किए थे, 21 या 27 पॉइंट कुछ दिए थे उन्होंने ना। 27 एक्शन पॉइंट्स यहाँ देखो लिखा हुआ है, 27 एक्शन पॉइंट दिए हुए थे, जिसको टाइम लाइन दी गई थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है ना। श्रीलंका टू रिक्वायर की ऑयल टैंक्स। अब श्रीलंका जो है वो की ऑयल टैंक्स को रीअक्वायर करने वाला है। एक्चुअली में श्रीलंका के क्या थे, कुछ टैंक्स थे जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, याद रखेगा, इट वॉज लीज्ड आउट टू एन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सब्सिडियरी इन 2003 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक सब्सिडियरी को दिया गया था वो उनके टैंक्स को मेंटेन करने का। अब वो बेसिकली बोल रहे हैं कि हमको अपना टैंक रीएक्वायर करना है। तो एक तरीके से धीरे धीरे मैं एक चीज देख रहा हूँ, श्रीलंका में जो हमारा प्रेजेंस है वो कम होता जा रहा है, और जो हो सकता था वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग इन श्रीलंका, और हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि चाइनीज प्रेजेंस कम रहे, ना कि हमारी प्रेजेंस कम हो जाए, है ना। एक्चुअली में इंडिया को दिया गया था वो चीज़ अपग्रेड करने के लिए, लेकिन इंडिया ने काम नहीं कर पाया, है ना। और 35 साल के लिए दिया गया था पहले, तो इंडिया ने काम ही नहीं शुरू किया। फिर उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद फिर से 2015 में बातचीत शुरू हुई, और 2017 में रोड मैप बनाया गया, लेकिन फिर वही काम रुक गया किसी न किसी कारण से। ठीक है ना। वहाँ पे ऑयल वर्कर्स यूनियन की हड़ताल हो गई, इस कारण से वो काम रुक गया। जब वो काम रुक गया तो इंडिया ने भी काम नहीं किया, और वो चीज़ अब फाइनली हमको मिल भी नहीं रही है। तो दैट इज द थिंग, दीज आर थिंग्स आर हैपनिंग। काफ़ी जगह मैंने ये देखा ये काम हो रहा है। इंडिया भी थोड़ा स्लो हो जा रहा है। ईरान में भी जैसे फरजाड भी गैस ऑयल फील्ड का काम था, या आपका चाबहार के बाद आपका जो वहाँ पे जहेदान दिलाराम जहेदान जो रेलवे लाइन थी वहाँ पे काम था, वो भी हमसे छीन लिया गया था। कैबिनेट अप्रूव्स PLI प्लान फॉर द टेलीकॉम मिनिस्ट्री। तो टेलीकॉम के लिए PLI प्लान यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया जा चुका है ना। नाउ इट विल जनरेट नियरली 40,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड जनरेट अ टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। ठीक है ना। और आपको ऑब्वियस वाले टेलीकॉम सेक्टर की बात है, तो टेलीकॉम में तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया को ऑलरेडी हमने देखा है कि FDI और ये सब भी टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा आता है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। यूनियन बजट्स गुड आइडियाज डॉग्ड बाय बैड टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव इस बार के बजट में बताया गया था कि डिसइन्वेस्टमेंट हम करेंगे, हम प्राइवेटाइज करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब क्लियर कट प्राइवेटाइज जो टर्म यूज हो रहा है इस बार के बजट में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने क्लियरली टर्म्स में बोला जा रहा है कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, हम क्लियर टर्म्स में। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि अच्छा है, लेकिन टाइमिंग गलत है। इट कुड मतलब ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर वो बैड बैंक्स जो होते हैं, जो मतलब कि प्राइवेटाइजेशन जो होगा हर जगह सही नहीं होता, है ना।
अभी थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ है क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कोविड-19 का जो इकोनॉमी है, जो कंपनीज है, वो थोड़ा डाउनफॉल में चल रही हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस बार गवर्नमेंट ने अनाउंस क्या किया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस ये किया है बेसिकली कि वो अब केवल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ही पीएससीज को रखेंगे, यानी कि जो आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो केवल और केवल स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रखेंगे। और इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर में केवल 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स बताए गए हैं। कौन कौन से, इसको लिख लो, ये पूछा जाएगा इस बार, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस बार की यूपीएससी में ये क्वेश्चन आएगा कि कौन से इसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, मतलब कौन से स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं। तो पहला है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस। पहला है कौन सा? एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस। दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। तीसरा है पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स। और चौथा है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन कौन से? एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस पहला, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन दूसरा, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स तीसरा, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज चौथा। तो ये 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है जिसमें कि इस बार गवर्नमेंट ने बोला है कि वो अपने, कहना चाहिए कि दे विल कीप द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, रेस्ट में वो नहीं रखेंगे। ठीक है ना? दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप याद रखेगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस।